हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MMPC 004 अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का जो हमारा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग जो यूनिट 1 है उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग, अकाउंटिंग साइकिल। उसके साथ हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग और लिमिटेशंस देखी थी कि अकाउंटिंग की क्या-क्या लिमिटेशंस होती है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि अकाउंटिंग किस किस के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह काम करता है। एमर्जिंग रोल ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के आगे जाके फ्यूचर में क्या क्या एमर्जिंग रोल्स आने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग सब्जेक्ट का ही, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कि अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं, किनके बेसिस पे अकाउंटिंग बना है और कौन से कंसेप्ट्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम लोग अकाउंटिंग के अंदर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा कि हम लोग अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सभी हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं और हमारा जो भी अकाउंटिंग की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं, बिजनेस की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। जो हमारे शेयर होल्डर्स रहते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं स्टेक होल्डर का एक पार्ट होते हैं स्टेक होल्डर्स का। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी स्टेक होल्डर्स में आते हैं। मतलब शेयर होल्डर्स देखो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन सिस्टम मतलब अकाउंटिंग क्यों चाहिए, ताकि उनको पता लग सके कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है। जो बैलेंस शीट है उसमें असेट्स साइड ज़्यादा है या लाइबिलिटी साइड ज़्यादा है, लाइबिलिटी में कौन सा पोर्शन ज़्यादा है, कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ज़्यादा है। तो वो लोग उन चीज़ों को डिस्कस करके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ उनको कुछ नेगेटिव लगता है तो कंपनी से विड्रॉ भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा मार्केट में शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता है ऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक, अगला इन्वेस्टर्स हम बोल सकते हैं, वही जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, या फिर कुछ बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक साथ ही मार्केट में ज़्यादा शेयर खरीद लेते हैं। ठीक, जैसे आज आप लोगों ने देखा होगा शार्क टैंक जैसा। तो वो लोग क्या होते हैं, एक तरह से इन्वेस्टर्स ही हैं जो कंपनी से पैसा लगाते हैं, उनके बेटर फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अगला क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जहां से कंपनी ने उधार लिया होता है। ठीक, इन शॉर्ट बैंक भी मान सकते हैं आप, उसमें बैंक लोन भी आ जाएगा। वो लोग भी कंपनी के जो भी अकाउंट्स होते हैं उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं कि कंपनी का ग्रोथ रेट कैसा चल रहा है, कंपनी में जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट्स हैं, उन सब चीज़ों पे वो प्रॉपर ध्यान रखते हैं। ठीक है, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज इसलिए ध्यान रखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो हमारा इसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी रहेगी जॉब की। जैसे आप देख सकते हो कि टीसीएस हो गया, टाटा हो गया, मतलब टीसीएस की बात होगी, टीसीएस हो गया या इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, इनके जो एम्प्लॉइज होते हैं वो लोग एक तरह से अपने आप को सिक्योर जॉब ही मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही हैं, लॉन्ग टर्म में स्टे करेंगी। तो ये इनकी जॉब भी एक तरह से देखा जाए तो अभी मार्केट में बोला जाता है कि गवर्नमेंट जॉब्स की तरह है, कि आपकी टाटा में जॉब लग गई तो वहाँ पे सैलरी पैकेज अच्छा रहता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ रहती है। ठीक, तो किसी भी कंपनी के अगर अकाउंटिंग सिस्टम में प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं तो एम्प्लॉइज भी एक तरह से सिक्योर फील करता है कि हमारी हमारी जॉब को 10-12 साल तक या लॉन्ग टर्म तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग होती है, जो बैलेंस शीट्स होती है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उस सब के लिए एम्प्लॉइज भी एक तरह से इंटरेस्टेड रहते हैं उसके लिए। गवर्नमेंट तो बिल्कुल रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए टाइम टू टाइम। ठीक है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट को आगे डिसीजन मेकिंग करना होता है, बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं, आगे क्या क्या नए प्रोजेक्ट लेके आने हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन करने हैं। तो उसके लिए मैनेजमेंट भी अकाउंटिंग प्रोसेस को एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करता है। ठीक है, कंज्यूमर एंड अदर्स, मतलब कंज्यूमर भी एक तरह से कस्टमर्स बोल सकते हो, कंज्यूमर्स बोल सकते हो, वो लोग भी इंटरेस्टेड रहता है कि भी किसी भी फर्म के अकाउंटिंग के लिए। नॉर्मली अगर आप देखोगे, आप जरूरी नहीं कि आप एज अ कस्टमर हर प्रोडक्ट को बैलेंस शीट उठा के देखो तभी आप उस प्रोडक्ट को खरीदोगे, लेकिन आप बेसिकली ये भी देखते हो कि कौन सा कंपनी है जो प्रॉफिट में चल रही है, कौन सी लॉस में चल रही है। एज अ कंज्यूमर हमको पता भी होता है काफी चीजों में, ताकि अगर हम एक तरह से अंदाजा लगा लेते हैं कि कंपनी अगर लॉस में चल रही है तो उसके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, वो मार्केट में नहीं स्टे कर पा रही है, और धीरे धीरे प्रोडक्ट मार्केट से गायब भी हो जाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा इमर्जिंग रोल्स ऑफ अकाउंटिंग, कि आने वाले टाइम में
अकाउंटिंग को हम कहाँ-कहाँ देख सकते हैं, अभी जो चल भी रहे हैं इन शॉर्ट, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आज के टाइम पे बहुत चल रहा है। तो जैसे एमबीए फाइनेंस करते हैं, एमबीए फाइनेंस वाले कहाँ जाते हैं? बेसिकली वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाते हैं कि जो भी तुम्हारे जो अकाउंट्स वाले होते हैं उनका क्या काम रहता है कि जर्नल बनाया, लेजर बनाया, उससे ट्रायल बैलेंस बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाया। फिर बैलेंस शीट के बाद उससे रेशियोज निकाली जाती हैं, ठीक है, कैश फ्लो निकाला जाता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट निकाला जाता है। तो ये सब चीजें कौन यूज करता है? और मैंने क्या बोला था, कैश फ्लो, ये सब चीजें कौन यूज करता है? ये सब चीजें यूज करते हैं फाइनेंस अकाउंटिंग वाले, ठीक है, एनालिसिस करने के लिए बिजनेस का या ऑर्गेनाइजेशन का कि वो किस तरह से ग्रो कर रही है, कि उनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है, उनका टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो कितना है, एक्यूरेट 1/1 होना चाहिए, अभी कितना है, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीजें कौन देखते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले। आज के टाइम पे बड़े ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों पर बहुत ध्यान देती है कि जो उनका फाइनेंशियल रेशियोज हैं वो अच्छे से लिमिट में रहे, ठीक, ताकि आगे इन फ्यूचर चीजों को दिक्कत ना आए, कि कंपनी को ऐसा ना हो कि लोन इतना ज्यादा ले ले या डेट इतना ज्यादा हायर कर ले कि पता लगे आगे जाके वो पे ना कर पाए, रीपे ना कर पाए, या इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ज्यादा ना हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर नए जो प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं वो पॉजिटिवली ग्रो करे मार्केट में, या मतलब इन फ्यूचर, ठीक है, उसमें कोई नेगेटिव ग्रोथ ना आ जाए या फिर वो लॉस मेकिंग ना बन जाए। तो इन सब चीजों के लिए हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखना पड़ता है, ठीक है। अगला है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली यूज किया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर। इसलिए यूज किया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आप लोगों को कॉस्ट पे बहुत ध्यान देना होता है, ठीक, कि आप एक प्रोडक्ट अगर 150 का बना रहे हो, मतलब 150 रुपए का मान लो आप सेल कर रहे हो, तो आपका टारगेट रहता है कि इसको हम कितने कम में पैसे में बना सकते हैं। क्या हम इसको 100 में बना सकते हैं, या 90 में बना सकते हैं, या 80 में बना सकते हैं, कितने कम में बना सकते हैं। तो वो कब होगा? जब आपका कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट मैनेजमेंट अच्छा होगा, तब आप अपने कॉस्ट प्राइस को गिरा सकते हो। देखो, प्रॉफिट अर्न करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दो। सेलिंग प्राइस इंक्रीज करोगे तो मार्केट में टिकना मुश्किल होता है कंपटीटर के सामने, ठीक है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो आजकल कंपनी क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस कम करने के तरीके ढूंढती है, ठीक है। ये तो लास्ट ऑप्शन होता है कि सेलिंग प्राइस इंप्रूव कर दिया। उससे पहले क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस को कम करने के तरीके ढूंढते हैं, कि जितना हो पाता है वो चीजें मैनेज करने की कोशिश करते हैं, कि मशीनरीज इक्विपमेंट थोड़े अच्छे ले आए, एक क्वालिटी इंप्रूव कर दी, नहीं तो फिर जो एम्प्लॉयज है एम्प्लॉयज बढ़ा दिए, या मतलब बहुत सारी चीजें होती है, वो सब देखी जाती है कॉस्ट मैनेजमेंट में या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में, कि हम लोग कॉस्ट प्राइस को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। अगला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एक तरह थोड़ा बहुत सिमिलर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसा रहता है, कि डिसीजन मेकिंग के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, कि तुम्हारे जो रेशियोज हैं या बैलेंस शीट्स है, एज कम्पेयर टू पहले जो तुम्हारे पिछले साल का था, या तुम्हारे कंपटीटर्स के साथ क्या रेशियोज है, मतलब उनको एक तरह से कंपेयर करते हैं और आगे के डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। अगला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसको देखा जाए तो सीएसआर भी बोलते हैं। सीएसआर आप लोगों ने सुना होगा कई बार। सीएसआर का मतलब बेसिकली रहता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि गवर्नमेंट के हिसाब से जो जो कंपनियां, एक लिमिट है शायद 500 करोड़ है, जिनका नेट प्रॉफिट, मेरे को भी एक्यूरेट याद नहीं है, वो गूगल कर लेना, जिनका नेट प्रॉफिट 500 करोड़ से ऊपर रहता है सालाना, एनुअली, उनको अपना कुछ परसेंट जो होता है प्रॉफिट का, वो सीएसआर में डालना होता है, ठीक है। तो अब कुछ कंपनीज भी क्या करते हैं कि उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वाले हेड में डाल देती है, और एक टीम बना देते हैं 5 या 10 लोगों की। तो वो लोग, अब खुद ही सोचो ना, अगर 500 करोड़ का 2% भी हुआ तो 10%, 10 करोड़ हो गया, है ना। ये तो मैंने एक लिमिट बताई है। कुछ कंपनी ऐसी भी जो 5,000 करोड़ कमा रही है साल का, तो उनका तो 2% अगर आप देखो तो कितना हो जाएगा, 100 करोड़। तो 100 करोड़ मैनेज करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की एक टीम बना देते हैं, जो कि इन सब चीजों पे ध्यान देती है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस एथिक्स का भी पार्ट आ जाता है, कि हर ऑर्गेनाइजेशन को, स्पेसिफिकली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो 5,000 करोड़ कमा रही है, 500 करोड़ कमा रही है, उनके लिए करना एक लीगल ऑब्लिगेशन बिजनेस एथिक्स के उसमें भी आ जाता है, ठीक। अगला है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये अभी इंडिया में इतना नहीं चलन में है, क्योंकि मेरा मानना है, अभी हमने जो हमारा MMPC 002 है, HRM, उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, ठीक है, कि ह्यूमन रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो इन्होंने उसके लिए भी एक ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की एक हेड बना दिया, या एक तरह से डिपार्टमेंट बोल सकते हो, अकाउंटिंग का एक पार्ट बना दिया है,
कि वो भी इम्पोर्टेंट है आने वाले टाइम में। किस तरीके से कि मान लो कि तुमने एक स्टाफ हायर किया, ठीक है? तो वो तुम्हारे लिए तुमने उसको पूरे साल में अगर 10 लाख रुपए उसको सालाना सीटीसी दिया, तो वो उसने तुम्हें कितना कमा के दिया है पूरे साल, ठीक है? ये चीज़ अगर आप देखें, तो जो बाहर की कंपनीज़ होती हैं, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, कोई अगर जान-पहचान वालों से पूछना, उनसे साल के आखिरी में पूरा शीट तैयार किया जाता है, उसको एनालिसिस बोलते हैं, स्टाफ का एनालिसिस। तो वो सेल्फ अप्रेज़ल भी बोलते हैं उसको कि तुम खुद बताओ कि तुमने पूरे साल क्या-क्या आउटपुट दिया कंपनी को, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हो रही हैं बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस में और आने वाले टाइम में इंडिया में भी होंगी और ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं है, इंडिया में बड़ी कंपनीज़ हो सकता है कर रही हों। आने वाले टाइम में चीज़ें ग्रो हो कि ह्यूमन रिसोर्स का भी अकाउंटिंग किया जाए, कि एम्प्लॉयी को बोला जाए कि भाई हमने तुम्हें साल में 10 लाख दिए, 20 लाख रुपए दिए, 30 लाख तुम्हारे पे खर्च किए, तुमने हमें क्या दिया बदले में, ठीक? लास्ट है हमारा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक पर्पस से। इन्फ्लेशन में क्या रहता है कि इन्फ्लेशन का बेसिक मतलब क्या रहता है कि चीज़ों के प्राइस इंक्रीज़ होना, ठीक है? अब चाहे वो आपका रॉ मटेरियल हो, चाहे वो आपका सेलिंग प्राइस हो, मतलब सेलिंग प्राइस बोल लो या फिर फिनिश गुड हो, ठीक है? चाहे आपकी मशीनरी हो, ठीक? चाहे आपका मतलब कोई भी चीज़ हो कि स्टाफ की सैलरी भी इन्फ्लेशन में ही आ जाती है क्योंकि डीए वगैरह बढ़ता है तो, ठीक? तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि टाइम टू टाइम आपके सब चीज़ों के प्राइस बढ़ने वाले हैं, ठीक है? हर महीने हो गए या हर 6 महीने, हर साल, तो उन चीज़ों को कैसे मैनेज करके चलना है अकाउंट्स के अंदर या बिज़नेस के अंदर, तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंदर वो पढ़ते हैं। इन सब से मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका शायद ब्लॉक 2 पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर या ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक, बाकी सबका बस एक ओवरव्यू लेना था हमने जो हमने लिया है यहाँ पे। बाकी आगे चलते हैं अपना अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के ऊपर। ये हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं जिनको हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं अच्छे से। ठीक, ये सारे के सारे अच्छे से पढ़ लेना। इसमें क्या होता है कि एग्जाम में कोई भी 2 जैसे गोइंग कंसर्न पूछ लिया, बिज़नेस एंटिटी पूछ लिया या मनी मेजरमेंट पूछ लिया, किसी भी 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर हमारे शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। ठीक है? अब बिज़नेस एंटिटी जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको मतलब ही नहीं पता बिज़नेस एंटिटी का क्या होता है। गोइंग कंसर्न जिसने पढ़ा होगा उसको मतलब पता होगा, वरना तुम नाम पढ़ के नहीं पता लगा सकते उसके अंदर क्या है। एग्ज़ाम में क्या लिखोगे? जब तुमने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं होगा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें एक बार पढ़ के जाना, ताकि एग्ज़ाम में तुम्हें आइडिया रहे कि लिखना क्या है। ठीक है? कुछ बच्चे ये सोच के जाते हैं कि कुछ भी लिखेंगे एग्ज़ाम में। अब तुमने पढ़ा ही नहीं गोइंग कंसर्न क्या है, तो तुम नाम पढ़ के कैसे पता लगा गोइंग कंसर्न में क्या है? तो बिज़नेस एंटिटी नाम पढ़ के तुम्हें क्या पता लगेगा इसके अंदर क्या होगा? जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आंसर नहीं लिख पाओगे इन चीज़ों। और ये बहुत ही स्टार लगा लो इस पे, अकाउंटिंग कांसेप्ट्स, इनको तुम अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हो कि जिनके बेस पे अकाउंट्स पूरा सब्जेक्ट ही तैयार किया गया है। तो ये तुम्हें बेसिकली आने भी चाहिए अगर तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो इतना आगे और भी हमें, ये तो अभी पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी हमें पूरा 15-16 यूनिट्स हैं इसके अंदर, अकाउंट्स के अंदर। ठीक है? तो ये तो पहले चैप्टर कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तुम्हें बेसिक, ये बहुत बेसिक है पेपर में, अगर पेपर में नहीं भी आते तो भी तुम्हें आने चाहिए ये। ठीक? चलो वन बाय वन अपने अकाउंटिंग कांसेप्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है आगे। पहला है हमारा बिज़नेस एंटिटी कांसेप्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि जो बिज़नेस का ओनर है और बिज़नेस है, दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। ठीक है? ऐसा नहीं मतलब अगर कल को उठ के कुछ भी होता है कि मतलब इस कंपनी में उसने बिज़नेस में कोई भी लोन लिया है या कोई भी उधार लिया हुआ है, तो वो एज़ अ बिज़नेस एंटिटी के नाम पे लेता है, ओनर जो होता है। ये जो बैंक भी लोन देते हैं, वो एक एंटिटी को लोन देते हैं, ठीक है? ना कि ओनर को, ठीक? जैसा कि हम विजय माल्या के केस में देख सकते हैं। बैंक्स ने लोन किसको दिए थे? किंगफिशर को दिए थे। और विजय माल्या क्या बोल रहा है? मतलब इस अकाउंटिंग का बोल सकते हैं गलत फ़ायदा उठा कि विजय माल्या क्या बोल रहा है कि वो तो तुमने मुझे लोन थोड़ी दिया, तो किंगफिशर को दिया था। किंगफिशर तो बंद हो गई। किंगफिशर एयरलाइंस बंद है, तो मैं किस बात के पैसे दूँ? ठीक, लेकिन वो थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। वो आता है हमारा विलफुल डिफ़ॉल्टर के अंदर कि वो जानबूझ के डिफ़ॉल्ट किया गया, तो वो हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, वो बैंक की टर्मिनोलॉजी है। अभी आप बेसिक ये समझो कि बिज़नेस एंटिटी कांसेप्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो ओनर होता है और
एंटिटी होती है, बिजनेस एंटिटी, दोनों ही सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, कल को उठ के कोई भी अगर बिजनेस जो होता है वो लोन लेता है या किसी से क्रेडिटर से उधार लेता है, बिजनेस जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट हो जाता है, तो जो वेंडर्स हैं और जो बैंक है वो बिजनेस से पैसा लेगा, ना कि उसके ओनर से। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। अगला एंटिटी है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। में आपको बेसिकली ये अकाउंटिंग जब साइकिल पढ़ाया था तब उसमें समझाया भी था कि अकाउंट्स में हम लोग कोई भी चीज की एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको पहले मनी के टर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 2 चेयर प्लस 1 टेबल अगर कोई फर्म खरीदता है, तो वो अकाउंटिंग में ऐसे नहीं लिखा कि हमने 2 चेयर 1 टेबल खरीदा। अकाउंटिंग में क्या लिखते हैं कि हमने 1000 रुपए की 2 चेयर मतलब 2000 रुपए की चेयर प्लस 5000 रुपए की टेबल, तो कितने की टेबल, 7000 रुपए की हमने टोटल हमने फर्नीचर एंड फिटिंग खरीदा। तो जो भी तुम्हारा कोई भी काम है, कुछ भी है, उसको पहले मनी के टर्म में हम लोग चेंज करते हैं। ठीक, और फिर रिकॉर्ड्स में उसे मनी के टर्म में नोट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रिंसिपल। अगला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या रहता है कि कोई भी बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो वो अनफॉर्चुनेट पीरियड के लिए स्टार्ट होता है, लॉन्ग पीरियड बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस कभी भी ये सोच के स्टार्ट नहीं होता कि वो 1 साल के लिए है या 1 महीने के लिए हो रहा है, तो वो ऑन गोइंग पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए एक बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है किसी भी ओनर के द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि कोई भी अगर बिजनेस सेटअप हो रहा है तो अनफॉर्चुनेट पीरियड के लिए चलता है, स्टार्ट होता है। तो कोई भी ऐसा वो नहीं है कि आप 6 महीने के लिए बिजनेस खोल रहे हो या 1 साल के लिए खोल रहे हो, वो अनफॉर्चुनेट पीरियड के लिए कोई बिजनेस जो है ओनर जो है स्टार्ट करता है। ठीक है, अगला प्रिंसिपल है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के अंदर क्या रहता है कि हर बिजनेस जो होता है एक प्रोसेस फॉलो करता है कि हम इस टाइम से लेके इस टाइम तक अपने अकाउंट्स को मैनेज करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर वो पूरा हो क्या हो गया, एक अकाउंटिंग ईयर हो गया। फिर अगले 1 जनवरी से अगले 31 दिसंबर दूसरा अकाउंटिंग पीरियड हो गया। इंडिया में जो अकाउंटिंग पीरियड चलता है वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, सभी बिजनेस, आरबीआई और जो भी हर चीज, हर कोई जो है वो यही बिजनेस, यही अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन ने क्या इंप्रूवमेंट की है कि हर बार क्या होता है कि अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता था पहले, तो हमें कंपनी का प्रॉफिट चेक करने में या चीजें देखने में पूरा 1 साल लगता, वेट करना पड़ता था पूरे साल का। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि क्वार्टरली अपने चीजों का वो रिजल्ट निकालने लग गए कि पहले जो अप्रैल मई जून ये क्वार्टर का प्रॉफिट एंड लॉस देखा, फिर थोड़ा इंप्रूव कर लिया कि आगे जो हमारा जून जुलाई अगस्त, सॉरी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे 4 क्वार्टर बना दिए कि अब हम साल में 4 बार अपने आप को चेक करेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। अगर यहाँ थोड़ा लॉस हुआ है तो उसको यहाँ पे कैसे कवर करना है, अगर यहाँ इन दोनों में प्रॉफिट हुआ है तो उसको आगे कैसे इंप्रूव करना है, या कैसे अगर लॉस हुआ है तो कैसे कवर करना है, ताकि पूरे साल के बाद हमें ये ना लगे कि अच्छा हम यहाँ यहाँ इंप्रूव कर सकते थे, हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक, तो गलतियां टाइम पे पकड़ में आए, टाइम पे इंप्रूव हो, इसलिए कंपनीज क्या करते हैं, क्वार्टरली अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड का मतलब बेसिकली वो रहता है कि अब कौन सा ड्यूरेशन है जिसमें आप पूरा अकाउंटिंग साइकिल जो है वो फॉलो करने वाले हो। ठीक, जो हमने पढ़ा था ना अकाउंटिंग साइकिल कि आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद था उसे मनी के टर्म में चेंज करना, फिर रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, वो जो भी पढ़ा था, फिर वापस से वो प्रोसेस फॉलो करना पूरा अकाउंटिंग वाला। ठीक है, अगला है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट में क्या रहता है बेसिकली कि जो भी आप अकाउंट में एंट्री करते हो किसी भी चीज की, जो आपने उसे परचेज किया है, ठीक है, परचेज प्राइस बोल लो या फिर जो मार्केट प्राइस बोल, मतलब क्या बोलेंगे उसको, सेलिंग प्राइस तो नहीं बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस बोल लो, हाँ, जिस पे आपने खरीदा है। ठीक है, जैसे कि आप कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमने बिल्डिंग परचेज करी, ठीक है, बिल्डिंग आपने 2010 में कोई 2 करोड़ की खरीदी है। ठीक, अब आप कहाँ पहुंच गए, अब आप पहुंच गए 2025 में।
तो बिजनेस में क्या रहता है कि जो आपने खरीदा है आपका बस वही रिकॉर्ड चलेगा, भले इसमें थोड़ा एप्रिसिएशन प्लस कर लेते हैं या डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होती है। भले उसकी मार्केट में वैल्यू अभी 10 करोड़ हो और एप्रिसिएशन के बाद आपकी वैल्यू अगर 3 करोड़ आ रही है तो आप मार्क उसमें अपने रिकॉर्ड में 3 करोड़ ही लिखोगे। इसको हिस्टोरिक कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं कि आपने, अब देखो दो प्राइस रहते हैं, एक कॉस्ट प्राइस और एक मार्केट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ जिसमें आपने खरीदा, कि आपने भले ही वो 2 करोड़ की खरीदी, 3 करोड़ की खरीदी, 5 करोड़ की खरीदी, जो भी बिल्डिंग है या मशीन इक्विपमेंट है कुछ भी, तो आपने जितने में खरीदा है आप अपने बुक्स में एंट्री उतने की ही करोगे, भले ही उसका मार्केट प्राइस कुछ भी चल रहा हो। अकाउंट्स को मतलब नहीं मार्केट प्राइस से। हाँ, बस ये होता है कि अगर आप उसको सेल कर रहे हो तो जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाता है, लेकिन आपको जो है उसको मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस पे ही नोट डाउन करना होता है। इसका उल्टा भी ले सकते हो। उल्टा कैसे, कि आपने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि 6 महीने बाद ही उसका अपग्रेड वर्जन आ गया, इसकी मार्केट प्राइस 9 लाख रुपए हो गई, लेकिन आपको उसको अपने बुक्स में 10 लाख का ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपने उसका कॉस्ट प्राइस 10 लाख पे लिया है। भले ही आप हर साल उसको डेप्रिशिएट करते रहोगे वो बात अलग है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू अगर इन फ्यूचर 5 लाख भी हो जाए, आपको मार्केट वैल्यू से कुछ नहीं करना, आपने जो कॉस्ट प्राइस पे खरीदा है आप अपनी बुक्स में उसी में एंट्री करोगे और उसी के हिसाब से आगे अपने बिजनेस को, अकाउंट्स को फॉलो करोगे। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट हमने पहले ही पढ़ा था, जो डुअल एंट्री सिस्टम पढ़ा था कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था फर्नीचर का, कि अगर आप फर्नीचर परचेज करते हो, चलो अब फर्नीचर हटा दो, कुछ और का स्टॉक मटेरियल परचेज करते हो, ठीक है, कि आपका आप शर्ट्स बनाने का, गारमेंट्स या शर्ट्स का आपके बिजनेस है कि आप शर्ट बनाते हो, तो आपने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक, तो रॉ मटेरियल खरीदा आपने 1 लाख रुपए का, कपड़ा जो होता है शर्ट का, 1 लाख रुपए का कपड़ा खरीदा, तो उसमें क्या होगा, एक आएगा परचेज अकाउंट, डेबिट टू, मान लो कैश में खरीदा तो कैश अकाउंट, ठीक है, तो स्टॉक आपका 1 लाख का डेबिट हो जाएगा और आपका कैश 1 लाख से कम हो जाएगा क्रेडिट में। ठीक, तो ये आपके दो एक्सपेक्ट होते हैं, ठीक है, एक डेबिट एक क्रेडिट, और हमेशा दोनों क्या रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट में आपको लास्ट जो वीडियो था उसमें एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप आधा उधार में खरीदते तो उसमें क्या होता कि टू क्रेडिटर हो जाता और यहाँ पे 50,000 हो जाता और आपका ये भी कितना हो जाता, 50,000। ठीक है, तो दोनों बराबर, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 1 लाख, इन दोनों को प्लस करके भी 1 लाख बनेगा। डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर रहेंगे। ठीक, हर एंट्री के मिनिमम 2 एस्पेक्ट पड़ते हैं, मतलब 2 एस्पेक्ट क्या रहते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, दोनों हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, अगला एस्पेक्ट है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। इसके अंदर क्या रहता है कि आपने, मान लो मैं एग्जांपल ही देता हूँ आपको, बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि दो फर्म्स हैं, एक है एबीसी फर्म और एक है XYZ फर्म। ठीक है, तो इन दोनों ने एक टाई अप किया 1 जून 2024 में। इन दोनों ने क्या टाई अप किया कि हम लोग 10 लाख रुपए का, मतलब XYZ जो है ABC से 10 लाख रुपए का मटेरियल परचेज करेंगे। ठीक है, और जो ये ट्रांजैक्शन होती है फिर ये XYZ, लेकिन परचेज कब करेंगे, अभी नहीं, परचेज करेंगे 1 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, फिर जब टाइम आता है ये दोनों, भले ही ये इनको गुड्स दे देते हैं, ABC जो होते हैं उनको गुड दे देते हैं और XYZ जो है इनको पैसे दे देते हैं। कब देते हैं, 1 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताओ कि जो अकाउंट्स में एंट्री है वो कब की डेट की होगी, क्या 1 जून को जब डील फाइनल हुई, या 1 अक्टूबर को जब जब इन्होंने गुड्स दिया और मनी लिया, मतलब XYZ ने पेमेंट किया। इसमें क्या रहता है, जब आपका प्रोडक्शन रहता है उस टाइम पे आपकी एंट्री नहीं होती अकाउंट्स में। अकाउंट्स में एंट्री कब होती है कि जब एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, तो उसको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट बोलते हैं। जिस डेट पे आपका ट्रांजैक्शन होगा, भले ही डील कभी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है,
डील आपकी 1 साल पहले हो, 2 साल पहले हो, 3 साल पहले हो, जब गुड्स डिलीवर होता है, बिल जिस डेट का बनता है, इन शॉर्ट बिल पे डेट कब आएगी? 1 अक्टूबर की। सेल कब की है? 1 अक्टूबर को। तो बिल पे डेट जिस दिन की आएगी उस दिन में आप एंट्री करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है। भले उन्होंने 1 जून को ऑर्डर दे दिया और वो प्रोडक्शन भी होने लग गया, एबीसी प्रोडक्शन करने लग गया, लेकिन आप बुक्स में एंट्री कब करोगे? जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रिंसिपल के ऊपर। अगला हमारा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि जिस साल के भी आपके रेवेन्यू है या फिर इनकम्स है, उसको आपको उसी साल के एक्सपेंसेस के साथ मैच करना है, सेम अकाउंटिंग ईयर, ताकि आप लोग एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सको। ठीक है। बहुत सिंपल लग रहा है, बहुत सिंपल ही है। सब पे कर लगा, मैंने एक लाइन में खत्म कर दिया। आप एक बार बुक में पढ़ोगे भी, इसका जो डेफिनेशन है तो यही है, घुमा फिरा के यही निकलेगा कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट मतलब मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि जिस साल का रेवेन्यू है या इनकम है, उसको उसी साल के एक्सपेंसेस के साथ आपको टैली करना है उस सेम अकाउंटिंग ईयर में, ताकि हमारा एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस निकल सके। ठीक। अगला प्रिंसिपल है हमारा फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। ये तो नाम से आपको समझ आ रहा होगा, इसमें समझाने लगे ज्यादा कुछ है नहीं, कि जो भी बिजनेस एंटिटी है उसको अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है अच्छे से डिस्क्लोज करनी है, कुछ भी छुपाना नहीं है, ताकि कुछ गलत ना हो पाए किसी भी इन्वेस्टर के साथ, शेयर होल्डर के साथ। अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो छुपा के रखते हैं तो वो एक तरह से इलीगल माना जाता है। ठीक है। अगला है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बेसिकली क्या बोलता है कि आप जो भी सेम अकाउंटिंग मेथड्स, आप जो भी अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो कर रहे हो ओवर टाइम, तो आपको आगे भी वही फॉलो करने हैं। ठीक। जिससे क्या होता है कि आप चीजों को कंपेयर कर पाओ। ठीक है। आप पिछले साल से चीजें कब कंपेयर कर पाओगे? जब तुमने पिछले साल भी उसी मेथड से चीजें निकाली हैं। ठीक। वैसे तो नॉर्मली गवर्नमेंट ने अपना पूरा बता रखा है कि ये प्रोसेस ही फॉलो करना है। बाकी ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में क्या रहता है कि कुछ चीजें, जैसे अब मैं एग्जांपल लेता हूँ डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने खुद ही बोल रखा है कि हम सिर्फ इसी को मानते हैं, हम इसको नहीं मानते, तो सब लोग तो बाय डिफॉल्ट यही यूज करते हैं। ठीक। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी आप अकाउंटिंग मेथड्स, और भी है डेप्रिसिएशन के मेथड, उसको बात करने का मतलब नहीं है। ठीक। जो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है वो यही कहता है बेसिकली कि अगर आप स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हो तो आप हर साल स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करो, ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। अगर आप रिटर्न डाउन मेथड ही फॉलो कर रहे हो डेप्रिसिएशन का, तो आप हर साल वही करो। लेकिन अब गवर्नमेंट ने खुद ही बोल रखा है आपको रिटर्न डाउन ही करना है, तो सभी फर्म्स वही यूज करते हैं। ठीक। प्रोज क्या होते हैं? आपको ऑडिट करने में या अकाउंट्स बनाते टाइम इजी रहता है, मैनेजमेंट करने में आसानी रहती है, और जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग रहता है वो आसान रहता है कि अब जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले बार बार सेम मेथड यूज करते हैं तो उनको उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है, वरना बार बार नई नई चीज सीखनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि बीच में अब 2016-17 में जब जीएसटी आया था, तो कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी। शायद 1 जुलाई 2016 को आया, ज्यादा मुझे याद है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो तब कितनी प्रॉब्लम आई थी सीएस को, इवन जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, सभी लोगों को, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे जीएसटी क्या है, कैसे है, कौन सा 5 कैटेगरी में है, कौन सा 10% में, 12% में, कौन सा 18% में है, कौन सा 28% में है। तो उस टाइम पे बहुत इश्यूज आए थे। ठीक है। तो अगर चेंजेस आते हैं तो आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, चीजें सिखानी पड़ती है अकाउंट डिपार्टमेंट को। तो अगर आप सेम ही मेथड रखोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे, तो आपका ट्रेनिंग का कॉस्ट बचेगा। ठीक है। इसके कॉन्स क्या हैं कि रिस्ट्रिक्ट टू फॉलो सेम प्रोसेस एंड पॉलिसीज, जजमेंटल एरर और चेंज परमिटेड। ठीक। ये छोटे छोटे कॉन्स है, इतना कुछ इसमें है नहीं खास। आगे चलते हैं। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें बोलता है कि कंपनी को फ्यूचर के जो भी लॉसेस हैं उसको एक्नॉलेज करना है, और गेन्स को मतलब मोर कॉशियस टू रिकॉग्नाइज पोटेंशियल गेन्स एंड कंसेप्ट्स। ठीक। बेसिकली ये रहता है कि कंपनीज को बोला जाता है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल
लॉसेज, कि मतलब जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है वो तो होगा, ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, लेकिन अकाउंट्स हमारा बोलता है कि जो फ्यूचर में लॉसेज होने वाले हैं उसके लिए पहले से तैयार रहो। ठीक, आपने शायद सुना होगा रिजर्व के नाम से। रिजर्व्स क्या होते हैं? ठीक है, प्रोविजंस, कॉमर्स वालों को तो अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो प्रोविजंस एंड रिजर्व जो होते हैं अकाउंटिंग में, जो मैनेजमेंट होता है, वो इन चीजों को पहले से ही तैयार करके रखता है। प्रोविजन एंड रिजर्व वो किस लिए रखता है? कि जो फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं उनके लिए वो पहले से ही तैयार रहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा मैटेरियलिटी कंसेप्ट। मैटेरियलिटी कंसेप्ट बेसिकली ये बोलता है कि जो कुछ चीजें मैटेरियल होती हैं, मतलब बहुत छोटी होती है नेचर में, तो हम उन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं ताकि हमारा जो अकाउंट है उसको मैनेज करने में ज्यादा इशू ना आए। जैसे कि अब मान लो कि कोई 1000 करोड़ की कंपनी है, ठीक, अब उसके लिए जो पॉइंट 30 पैसे हैं, पॉइंट 40 पैसे हैं, या 10-20 रुपए में इतने मायने नहीं रखते, तो वो डबल जीरो में अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं या ट्रिपल जीरो में चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो आगे, छोटी छोटी चीजें उसको अप्रोक्स में ले सकते हैं। ठीक है, तो जो मटेरियल चीजें हैं जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो वो किसी किसी कंपनी के लिए रहता है एक्सेप्शन कि वो उन चीजों को मटेरियल कंसेप्ट में डाल के उनको इग्नोर कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, इसका बेसिकली डेफिनेशन रहता है, मटेरियलिटी कंसेप्ट होल्ड्स दैट आइटम ऑफ स्मॉल सिग्निफिकेंस नीड नॉट बी गिवन स्ट्रिक्टली थ्योरेटिकली करेक्ट ट्रीटमेंट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं, हर चीज को थ्योरेटिकली करेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत जो मैंने बताया कि जैसे ये पॉइंट 30 पैसे, पॉइंट 40, इन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, अगला आता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट के अंदर क्या रहता है कि दिस हेल्प्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी ट्रस्टवर्दी एंड बी यूजफुल फॉर इवैल्यूएशन। इसके अंदर क्या रहता है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रस्टवर्दी रहे। जैसे कि हमने फुल डिस्क्लोजर के अंदर पढ़ा कि चीजें अच्छे से डिस्क्लोज होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, ट्रस्टवर्दी रहे, और जो इवैल्यूएशन होता है बैलेंस शीट का या जो भी तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहते हैं, तो उनको अच्छे से यूज कर पाए हम लोग इवैल्यूएशन के लिए। सो ऑल द एंट्रीज इन द रिस्पेक्टिव बुक्स शुड बी बेसिस ऑन द ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ताकि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रस्टवर्दी रहे, उनको हम इजी टू इवैल्यूएट, मतलब यूजफुल रहे इवैल्यूएशन के लिए, आगे के प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो आज के हमने इस सेशन में डिस्कस किया जो भी हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में कहाँ का यूज होती है, और इमर्जिंग रोल ऑफ अकाउंटिंग, ये चीजें आज के हमने सेशन में डिस्कस की हैं। और आप लोगों को कुछ डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है इसमें मैं आगे आने वाले वीडियोस में जो बाकी यूनिट्स हैं वो धीरे धीरे कवर कर दूंगा। और लास्ट में अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही मेरे सेशन आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा। सेशन पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक करें, और मेरे आगे वाले सेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपके जो भी दोस्त इग्नू में MBA कर रहे हैं इग्नू से, उनके साथ ही मेरे चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी मेरे वीडियोस का फायदा उठा सके और अपने एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकें इस मेरे जो छोटी सी वीडियोस हैं इनकी हेल्प से। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।